हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिवरवोर्ट। ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण में आता है लिवरवोर्ट और मोस। यहाँ तक मैंने पहले के लेक्चर में पढ़ा दिया है। बाकी अगर आपको वो लेक्चर देखने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। लिवरवोर्ट। लिवरवोर्ट नाम से पता चल रहा है कि इसकी संरचना लीवर के समान है। लीवर के समान इसकी संरचना होती है। हमारी बॉडी में लीवर होता है। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और यकृत की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है हमारे बॉडी में। और जो इसमें लिवरवोर्ट में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे सबकी संरचना इस टाइप से होगी। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है एक मार्केंसिया जिसकी फ़ोटो दे रखी है। ये है मार्केंसिया। तो ये जो हमारे बॉडी में जो लीवर होता है उसके समान इसकी संरचना है। ये मादा है और ये नर है। इसके अंदर स्त्री धानीधर है और इसके अंदर पुधानीधर है, क्योंकि ये नर है, मेल है और ये फीमेल है। इन दोनों में इस प्रकार से पाया जाता है। तो लीवर की समान संरचना हो गई। अब नेक्स्ट क्या है कि लिवरवोर्ट प्राय नमी छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे पे, दलदले स्थानों में, गीली मिट्टी में, पेड़ की छालों आदि जगह पर ये उगते हैं। तो ज़्यादातर ये नमी में उगते हैं और छायादार स्थानों में। ठीक है। फिर है कि लिवरवोर्ट की पादपकाय, यानी इसका जो पादपकाय है इसकी शरीर कैसा होता है, थैलासाब मार्केंसिया होता है। मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल है थैलासम यानी थैलस के जैसी, जिसमें हम देख के नहीं कह सकते कि ये इसका जड़ तना पत्ती है, देख के हम नहीं बता सकते, या फिर इसको बोला जाता है असंवनीय पादप। ओके। थैलस पृष्ठाधार होते हैं, पृष्ठ पे सीधे जमीन पे ऐसे पड़े रहते हैं। अधस्तर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इनके जो अधस्तर यानी जो नीचे का इनका आधार है वो वहाँ से बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं ज़मीन पे ही। इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की तरह की छोटी छोटी संरचनाएं होती है। पत्तीदार सदस्यों में कुछ सदस्य जिनमें पत्तियां होती है तो उनमें पत्तियों की तरह छोटी, मतलब पत्ती नहीं होगी, पत्तियों के जैसी संरचना होगी और तने के जैसी संरचना होती है। 2 कतारों में होती है। ओके। फिर है कि लिवरवोर्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, विखंडन द्वारा। और एक इसमें विखंडन के अलावा इसमें एक चीज़ और होती है, जेमा कप। ये जेमा कप क्या होते हैं, इसके अंदर स्पेशल संरचना होती है जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये जेमा कैसे होते हैं, इनकी संरचना 8 के आकार की, जो हमारी गिनती होती है उसमें 8 ऐसे लिखते हैं, तो उस प्रकार से इसकी संरचना होती है। एक कप के जैसी इसकी संरचना होती है, इसको जेमा कप बोलते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, हरे रंग की ये संरचना होती है। ओके। फिर है कि जेमा हरी बहुकोशिक अलैंगिक कलियां हैं। जैसे पेड़ पे कली होती है उस प्रकार के बहुकोशिकीय ये एक कली के जैसी संरचना है और इसके द्वारा उसमें अलैंगिक जनन होता है। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं उसमें स्थित होती है। तो ये जेमा संरचना जेमा कप के अंदर होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है, यानी अपने पेरेंट वाला जो पादप है उसका जो पेरेंट्स वाला जो पादप है उससे अलग हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, इससे एक नया पादप, वहाँ से वो अलग हुई फिर दूसरी जगह पे जाएगी तो वहाँ पे वो सीधा एक नया पादप बना देगी। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पे बनता है। इसमें क्या होगा कि जो लैंगिक अंग है वो या तो उसी थैलस पे बन जाएंगे या फिर कोई दूसरा थैलस बन जाएंगे। इस प्रकार से होता है। और स्पोरोफाइट यानी जो क्या बोलते हैं इसको, बीजाणुओद्भिद में एक पाद, सिट्टा और कैप्सूल, मार्केंसिया में ऐसा होता है। इस प्रकार से ये इसकी संरचना है और उसमें कैप्सूल निकल जाता है। इस प्रकार से इसमें जो है कि ऐसे कैप्सूल निकला हुआ, इस प्रकार से भी उसमें थैलस के ऊपर इस प्रकार का कैप्सूल निकल जाता है। साथ ही ये यहाँ पे पाद के जैसी ये संरचना होती है। और सिट्टा ये जो जोड़ के रखा है आधार को, इसे बोला जाता है सिट्टा। और ये यहाँ पे फ्यूनेरिया का है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। वो एग्जाम्पल फ्यूनेरिया मोस का था, लेकिन इसमें भी स्पोरोफाइट जो लिवरवोर्ट है उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है मार्केंसिया के अंदर। मियोसिस के बाद में उसमें कैप्सूल में स्पोर बनते हैं। वो जो कैप्सूल दिखाया था उसमें स्पोर बनते हैं। और स्पोर यानी बीजाणु बोल दो, बीजाणु से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद बनता है, फिर उससे युग्मकोद्भिद बनता है और दोबारा नया पेड़ बन जाता है। इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे नोट क्या है कि सभी लिवरवोर्ट है वो द्विलिंगी होते हैं, लेकिन अपवाद है इसका मार्केंसिया है वो एक लिंगी होता है, यानी नर और मादा अलग अलग। और अपने अपवाद का ही डायग्राम पढ़ा है। बाकी सब में जो नर और मादा वो एक साथ होंगे, यानी वो द्विलिंगी होंगे लिवरवोर्ट में, लेकिन जो मार्केंसिया वो एक लिंगी होता है, अपवाद है इसका। फिर हम पढ़ेंगे मोस। मोस क्या होता है, मोस इसका सेकंड वर्गीकरण में टाइप है। ये जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोद्भिद होती है, यानी इसमें जो पादप का है इसका युग्मकोद्भिद होता है, यानी अगुणित। जो बीजाणुद्भिद था पहले उसमें उसका मतलब है कि द्विगुणित।
जिसकी 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर से बनती है, इसे प्रोटोनिमा प्रावस्था कहते हैं। इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, एक प्रोटोनिमा प्रावस्था फर्स्ट और दूसरी आती है प्रोटोनिमा प्रावस्था सेकंड। तो पहले में प्रथम तंतु होता है जो स्पोर से बनते हैं, ये बीजाणु से। यह विसर्पी हरा शाखित तथा प्राय तंतुमय होता है, ठीक है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, दूसरी में वो पत्ती जैसी इसकी अवस्था होगी। जो प्रथम तंतु पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। प्रथम तंतु होता है जो हमारा प्रोटोनिमा प्रावस्था थी, उसी के ऊपर एक कली जैसी निकल जाती है, उस पर कुंडलित पर्णाभ होते हैं। मादा और नर शाखा ऐसे अलग अलग होती है। अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे ये क्या है कि प्रोटोनिमा प्रावस्था है, फर्स्ट यहाँ पे बनी है, फिर इसमें युग्मकोद्भिद बनता है। तो कैसे कि यहाँ पे नर शाखा बन गई है, ये मादा शाखा बन गई, इसके ऊपर नर युग्मक, यहाँ पे मादा युग्मक, और ये कुंडलित पर्णाभ यानी कुंडलित पत्तियाँ इस प्रकार से। ये इसकी द्वितीय प्रोटोनिमा प्रावस्था हो गई। तो 2 प्रावस्था बनती है युग्मकोद्भिद की, और मुख्य पादप इसका युग्मकोद्भिद होता है यानी अगुणित। फिर एक इसमें एक सीधा पतला सा तना होता है जिसपे सर्पिल रूप से पत्तियां लगी रहती है, ठीक है। कुंडलित पत्तियां होती है, ये बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। नीचे जो मूल के समान उसमें संरचना थी, मूलाभ जिन्हें बोला जाता है। रियल इसमें जड़ें नहीं होती है, मूल यानी जड़ के समान संरचना होती है, उसे मूलाभ कहा जाता है। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं, और इसी अवस्था में आगे जाके उसमें लैंगिक अंग विकसित हो जाएंगे, नर और मादा, जैसे ऊपर नर शाखा मादा शाखा निकली थी उस प्रकार से। अब है कि मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। कायिक जनन इसमें कैसे होगा, जो द्वितीयक प्रथम तंतु था उसका विखंडन होगा और साथ में मुकुलन होगा, तो उस प्रकार से कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी और स्त्रीधानी पत्तीदार पर्रों की चोटी पर स्थित होते हैं। ओके, डायग्राम नहीं है यहाँ पे। ये हमारी उसकी संरचना, तो ये हो गया नर शाखा, ये मादा शाखा। तो यहाँ पे क्या होगा, लैंगिक अंग यहाँ पे स्थित है, इसमें पुधानी है, इसमें स्त्रीधानी है। तो यहाँ पे पुधानी से नर युग्मक, यहाँ से मादा युग्मक, तो लैंगिक अंग इसके ऊपर पर्रों के ऊपर स्थित है। यहाँ पे जो मादा युग्मक है वो यहाँ पे ऐसे फ्लास्क के आकार का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद में युग्मनज से जाइगोट से स्पोरोफाइट विकसित होता है, जो पाद सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित होता है, ठीक जैसे लिवरवोट में था। इसमें भी वैसे सीटा टाइप की स्ट्रक्चर निकलेगी, और वहाँ से ही कैप्सूल में वो बंटा हुआ रहता है, पाद सीटा तथा कैप्सूल। इसका तो ये डायग्राम भी है, अभी मैंने देखा। ये कैप्सूल हो गया, ये सीटा हो गया, और ये ऐसे यहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये पाद हो गया। पहले यहाँ पे जो अवस्था है नीचे वाले पे ऊपर वाला डिपेंड है। तो ये युग्मकोद्भिद यानी अगुणित है, और ये बीजाणुद्भिद यानी 2n यानी द्विगुणित है। मोस में स्पोरोफाइट लिवरवोर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। इसमें क्या है कि स्पोरोफाइट है जो हमने अभी लिवरवोर्ट पढ़ाया था उससे ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है। याद रखना है, कैप्सूल में स्पोर होते हैं, वो जो भी कैप्सूल जैसी संरचना देखी थी उसके अंदर स्पोर होता है। स्पोर बीजाणु को बोला गया यहाँ पे। मियोसिस के बाद स्पोर बनते हैं। मियोसिस होगा पहले, उसके बाद स्पोर बनेंगे। वो स्पोर कितने बनेंगे, मियोसिस का मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन। मोस में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। मोस के अंदर मतलब जो स्पोर बनने की प्रणाली है वो विस्तृत होती है, और इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेग्नम। जो लिवरवोर्ट पढ़ा था पहले, लिवरवोर्ट में एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। यहाँ पे है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्पेग्नम। ओके, ये डायग्राम है फ्यूनेरिया का, और ये है स्पेग्नम का। दोनों ये मोस के एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिखा है मोस युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद, और स्पेग्नम है ये युग्मकोद्भिद है, ठीक है। और ये है जेमा कप जैसी संरचना जो लिवरवोर्ट में होता है। इसमें ये कप है, इसके अंदर बीजाणु होते हैं। अलग हुआ बीजाणु मुक्त है, और यहाँ से सीधा ये अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये कैसी संरचना, 8 के समान, कप के समान। ये पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कप के समान संरचना किसकी होती है, गेमा कप की। बहुकोश के होता है, और हरे रंग की ये संरचना है, ग्रीन कलर की संरचना। इसी प्रकार कायिक जनन होता है विखंडन और मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, गेमा कप के द्वारा। ओके, फिर आता है हमारा इसमें न्यू टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, ये सर्वाधिक विकसित क्रिप्टोगेम्स है।
अभी जो हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और शैवाल, ये तीनों क्रिप्टोगेम्स के एग्जाम्पल है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और एक होता है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स के अंदर आते हैं आवृतबीजी और अनावृतबीजी। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो जो टेरिडोफाइटा है ये सबसे ज़्यादा विकसित है, किसमें? क्रिप्टोगेम्स के अंदर। और जो टेरिडोफाइटा है ये प्रथम स्थलीय संवहनीय पादप है। संवहनीय पादप का मतलब है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। इसमें जाइलम उपस्थित होता है, जाइलम को ट्रेकिड कहा जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट क्यों है? क्योंकि इसमें जाइलम होता है इसलिए। मुख्य पादप इसमें बीजाणुउद्भिद होता है, यानी 2N द्विगुणित इसमें होता है बीजाणुउद्भिद। प्रथम स्थलीय संवहनीय पादप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेरिडोफाइटा की सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। सजावट के लिए इसको काम में लिया जाता है। फूल होते हैं इनके पौधों में, फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग, फर्न इसका एग्जाम्पल है, उसका उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं जिसमें संवहन जाइलम और फ्लोएम होते हैं, क्योंकि पहले शैवाल पड़ा, फिर ब्रायोफाइटा पड़ा, अब टेरिडोफाइटा पड़ रहा है। तो वो जो थे वो पानी में थे, अब ये कहाँ पे आ गया? ब्रायोफाइटा स्थल और उनमें दोनों में थे, लेकिन ये सिर्फ स्थल पर पाए जाते हैं और संवहनीय उत्तक जाइलम और फ्लोएम इनमें उपस्थित होते हैं। तो ये विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए। जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और तने रूपी थे, यानी इसमें तने भी पाए जाते थे अच्छे से, और प्रभावी वनस्पति थे। कितने साल पहले? 350 मिलियन वर्ष पहले। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत होस्टेल तथा फर्न आते हैं। एग्जाम्पल है इसके होस्टेल तथा फर्न। टेरिडोफाइटा ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी में भी अच्छी तरह उगते हैं। ठंडे गीले और छायादार क्षेत्रों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसमें तना तो होता है लेकिन एधा नहीं होती, मतलब जो बाहर में छाल होती है बहुत ज़्यादा, वो इसमें नहीं होती। इसमें तना होता है लेकिन एधा एब्सेंट होते हैं, यानी सीधा बोले तो इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ये छायादार गीले ठंडे स्थानों पर पाए जाते हैं, मतलब ठंडे स्थान कम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये सीमित स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में युग्मकोद्भिद प्रभावी अवस्था थी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे अगुणित अवस्था प्रभावी थी। पादप का कहाँ पे था? युग्मकोद्भिद का था। लेकिन टेरिडोफाइटा में मुख्य पादप स्पोरोफाइट है, युग्मकोद्भिद नहीं है। यहाँ पे स्पोरोफाइट है, यानी बीजाणुउद्भिद पादप है, जिसमें वास्तविक मूल तना पत्तियाँ होती है। उनमें सिर्फ तने के समान, पत्ती के समान और जड़ के समान संरचना थी। उसमें असली पेड़ पे तने पत्ती ये सब नहीं थे, ऐसे थैलेस के समान, थैले के समान संरचना हमने पढ़ी थी। लेकिन इसमें क्या है? इसमें असली पत्तियाँ, तना सब कुछ है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन उत्तक भी होते हैं। उनमें तो ढंग से पत्तियां भी नहीं थी, तो उसमें जाइलम फ्लोएम तो कहाँ से होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पत्तियां, तना सब कुछ है, तो इसमें संवहन उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम भी है। टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, दो टाइप की इसमें पत्तियां होती है, एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। तो छोटी होती है उनको बोला जाता है लघुपर्ण, और उदाहरण हो गया इसका सिलेजिनेला। इंपॉर्टेंट है, सिलेजिनेला से इस बार क्वेश्चन 100% बन सकता है। और बड़ी हो गई यहाँ पे वृद्धपर्ण, जिसका एग्जाम्पल हो गया फर्न। तो लघुपर्ण और छोटीपर्ण दो टाइप की हो गई यहाँ पे पत्तियाँ। और स्पोरोफाइट में क्या होता है? बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। पत्ती के ऊपर बीजाणुपर्ण लगे होते हैं। इसमें पत्तियाँ कुछ ऐसी होती है जहाँ पे बीजाणुपर्ण ऐसे लगे हुए होते हैं। एक मिनट, ये तो हो गई हमारी लघु बीजाणुपर्ण और ये गुरु बीजाणुपर्ण। आकार के आधार पे इसमें क्या होगी? पत्तियां छोटी होगी, तना बड़ा होगा, सिलेजिनेला इसका एग्जाम्पल है। दूसरी है कि इसमें ऐसे लंबी लंबी पत्तियां होती है, तना इसका जो है छोटा होगा और पत्तियां बहुत बड़ी होगी, तो इसका एग्जाम्पल हो गया फर्न। फिर आता है कि इसमें जो पत्ती है उसके ऊपर बीजाणुधानी इस प्रकार से प्रेजेंट होगी, इसे स्पोरेंजिया बोला गया है। यहाँ पे आधारी क्षेत्र से जुड़ी रहती है, ऊपर वाला पूरा भाग यहाँ पे ग्रीन होता है पत्ती का, तो यह प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। इसे बोला जाता है स्पोरोफिल। ये क्या करती है? यहाँ से अलग होकर बीजाणु का निर्माण करेगी। तो ये विशिष्ट पण है जिसके आधारी क्षेत्र पर गुब्बारे के समान संरचना उपस्थित होती है, उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे इसको बीजाणुधानी बोला गया है, यहाँ पे बीजाणु बनेंगे। समझ आ गया? जो पत्ती के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। अब यहाँ पे एक नई टाइप की पत्तियां और हो गई, ऐसे बहुत लंबी लंबी होती है, तो वो एक शंकु के जैसी संरचना बनाते हैं और उसे बोला जाता है शंकु। उदाहरण हो गया इसका सिलेजिनेला और इक्विस्टम। ये रहा, यहाँ पे इनका डायग्राम है। तो ये यहाँ पे बहुत ऐसे इस प्रकार की संरचना बना रही है। यहाँ पे
बीजाणुपर्ण है वो सघन हो गए। यहाँ पे जितने भी बीजाणुपर्ण थे वो सघन हो गए और ये शंकुपर्ण यहाँ पे इन्होंने बना लिया। इक्विस्टम और सिलेजिनेला दोनों इसके एग्जाम्पल, हालांकि इसमें ढंग से पूरा एग्जाम वो डायग्राम नहीं दिया गया, लेकिन ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, शंकुपर्ण बनाते हैं। तो एक नया टाइप की इसमें पत्ती और आ गई कि शंकुपर्ण। उदाहरण हो गया सिलेजिनेला, इक्विस्टम। बीजाणुदानी के नहीं में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। मियोसिस हो गया अर्धसूत्री विभाजन। एक बीजाणु मातृ कोशिका से 4 बीजाणु बनेंगे, बीजाणु बन गए। बीजाणु अंकुरित होंगे, अलग होकर अंकुरित होंगे और फिर वो छोटा बहुकोश के मुक्त जीवी अलग अपना स्वतंत्र अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थिलाप युग्मकोद्भिद यानी अगुणित संरचना बनेगी। यहाँ पे पहले क्या था, पहले द्विगुणित था, बीजाणु अलग होके बनाया तो उसमें मियोसिस हुआ तो 4 बने, चार यहाँ पे युग्मकोद्भिद बनेंगे जो कि अगुणित होंगे, जिसे प्रोथेलस कहते हैं और इसे कहा जाता है प्रोथेलस। इंपॉर्टेंट है। और इन प्रोथेलस को उगने के लिए यानी युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला और छायादार स्थान ही चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे ही वृद्धि करते हैं, यानी सीमित स्थानों पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ ठंडे, गीले और छायादार स्थानों में ये वृद्धि कर सकते हैं अच्छी। फिर इसमें ये फर्न का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे ये सेलबेनिया का डायग्राम है। यहाँ पे दोनों के अंदर बड़ी पत्तियाँ हैं और गुरु बीजाणुपर्ण है। गुरु बीजाणुपर्ण यानी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, तना छोटा। और ये सिलेजिनेला में होते हैं लघु बीजाणुपर्ण भी होते हैं और शंकु बीजाणु भी होते हैं। और यहाँ पे होता है इक्विस्टम के अंदर शंकुपर्ण यानी शंकु। डायग्राम अच्छे से याद रखने, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित है। कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ये सीमित है, क्योंकि ठंडा, छायादार ऐसे कम जगहों पे मिलते हैं, इसलिए ये सीमित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। यहाँ से भी वो कथन और कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ पे इसमें स्पोरोफिल है, द्विगुणित है। यहाँ पे ये इस पे स्पोरेंजिया यानी ये बीजाणुधानी मान लो इसको, इसमें से बीजाणु यहाँ पे बने हुए हैं। ये यहाँ पे स्पोरेंजिया इसमें अलग हुआ बीजाणुधानी, फिर इसमें से जो ये फटेंगे तो बीजाणु मुक्त हो जाएंगे, आकार में बड़ा होकर गुरु मात्र कोशिका बनेगी यहाँ पे। फिर अर्धसूत्री विभाजन से 4 बन जाएंगे बीजाणु, फिर इसमें युग्मकोद्भिद प्रावस्था बनेगी। ये किस प्रकार से होगी, ये युग्मकोद्भिद प्रावस्था इस प्रकार से होगी, अगुणित होगी ये। इसमें एक बनेगा पुंधानी, नर युग्मक का निर्माण होगा और एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे स्त्रीधानी यानी मादा युग्मक का निर्माण। और यहाँ पे ये जड़ के समान संरचना, इसे राइजोइड बोला गया। तो युग्मकोद्भिद की विशेषता है कि ये बहुकोशिकीय होता है, आकार में छोटे होते हैं, थैलस के समान है, ठीक है थैले जैसा है, प्रकाश संश्लेषण में सक्षम है क्योंकि ये हरा है और राइजोइड यहाँ पे उपस्थित है, यानी ऐसे जड़ के समान संरचना। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। अभी देखा था नर अंग थे, देखा था पुंधानी और स्त्रीधानी। तो क्रमशः पुंधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी से पुंमणु यानी स्पर्म बोल सकते हैं कि निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इन्हें भी पानी की आवश्यकता होती है। फिर स्त्रीधानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलयन हो जाता है। स्त्रीधानी में जो अंडा स्थित होता है वो दोनों युग्मकों का संलयन होता है और उससे क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोश के सुस्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था है। स्पोरोफाइट यहाँ पे बीजाणुद्भिद उसकी प्रभावी अवस्था थी, वो वापस आ गई इसमें। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइटा में जहाँ स्पोर एक प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के स्पोरोफाइट होंगे या तो नर या मादा तो उसे समबीजाणु बोलेंगे। अगर दोनों प्रकार के होंगे नर और मादा तो उसे हम बोलेंगे विषम बीजाणु। विषम बीजाणु सिलेजिनेला और साल्विनिया में 2 प्रकार के होते हैं, वृहद बड़े तथा लघु छोटे स्पोर बीजाणु, जिन्हें विषम बीजाणु कहा जाता है। और बड़े वृहद बीजाणु मादा तथा छोटे लघु बीजाणु नर से क्रमशः मादा और नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। ठीक है, बड़े से क्या बना, नर, बड़े से मादा और छोटे से नर युग्मकोद्भिद यहाँ पे बन जाता है। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। फिर से इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि यहाँ पे जो क्या है, मादा युग्मकोद्भिद है अपने पैतृक जो स्पोरोफाइट था उससे जुड़ा रहता है, क्योंकि उसको आवश्यकता है, नीड है, इसलिए। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, फिर जिससे भ्रूण बनता है। उसका युग्मनज जाइगोट का विकास हो रहा, फिर उसका भ्रूण बना, और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है जो बीजिक प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। इससे बाद में मतलब इस प्रकार से ये संरचना होती है कि ये बीज की तरह लगती है, यानी इसे सीड हैबिट बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है ये।
टेरिडोफाइटा में ये जो 4 वर्ग क्लास है साइलोप्सिडा, और ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे। आप अच्छे से इनको याद रखना। यहाँ पे मैंने इसकी ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन याद रखना आप। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स मैंने बता दिया अच्छे से। क्रिप्टोगेम्स में आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेम्स में आते हैं आवृतबीजी, अनावृतबीजी। जो अनावृतबीजी है एंजियोस्पर्म, उसको हम 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम जिम्नोस्पर्म। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म थोड़ा ही पढ़ना हमें, लेकिन हम इसको तो हम 12th क्लास में पढ़ लेंगे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी इसके बाद में। तो अगर वीडियो में थोड़ा भी कुछ समझ आया है और थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।